स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद नोमान। बेटा ये क्लास 10th है हमारी, लेक्चर नंबर 5 है और 10th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो 10th क्लास बेटा हम लोगों ने वर्ब करेक्शन अपनी कंप्लीट कर लिया है। वर्ब करेक्शन तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन कुछ बच्चों की तरफ से रिस्पांस जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं आ रहा। उनकी तरफ से मुसलसल कुछ क्यूरीज आ रही हैं जिनमें अक्सर यही बात सिर्फ पूछी जा रही है कि सर जो इंट्रोडक्शन आपने बताया था, क्योंकि एक चीज़ जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तो मैंने उसमें ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स को बता दी थी कि बेटा अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से ना सुना, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को आपने सुना नहीं है अगर सही तरीके से, और उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जो चेंजेस बताई गई हैं, जो जनरल चेंजेस हैं और जनरल रूल्स हैं, जो तमाम के तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के केसेस में एप्लीकेबल हैं, अगर वो अच्छे तरीके से आपने ना किए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समझ नहीं आएगी, मैं चाहे कोई भी तरीकाकार अपना लूँ। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन उस इंट्रोडक्शन के लेक्चर की वजह से में ना होने की वजह से जो है समझ नहीं आ रही कुछ चीज़ों की। तो जो इंट्रोडक्शन आप तमाम लेक्चर्स में कहते हैं कि जो जनरल रूल्स हैं उनके मुताबिक हमने ये चेंजिंग्स की हैं, जो जनरल रूल्स हैं फलां के मुताबिक ये चेंज कर दिया है, तो वो एक मरतबा रिवाइज करवा दें, रिकैप करवा दें, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर था और जिस वक्त वो लेक्चर मैंने करवाया था मैंने उस वक्त ही स्टूडेंट्स को ये बात बताई थी कि ये लेक्चर इतना ही ज़रूरी समझें जैसा कि एक छोटे बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं तो उसको डायरेक्टली हम कोर्स आउटलाइन जो है वो 10th क्लास की नहीं दे देते या 4th 5th क्लास की नहीं दे देते, बल्कि स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलते हैं। सबसे पहले उसको अल्फ़ाबेट्स सिखाते हैं हम। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? उर्दू के भी सिखाते हैं अलिफ बे, इंग्लिश में ABC सिखाते हैं। फिर जब वो उन अल्फ़ाबेट्स को याद कर लेता है तो अल्फ़ाबेट्स को याद करने के बाद हम उसको वर्ड्स की तरफ लेकर आते हैं, उसको वर्ड्स बनाना सिखाते हैं। जब वो वर्ड्स बनाना सीखता है, उनके मीनिंग्स को सीखता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम बच्चे को जो है वो सेंटेंसेस की तरफ लेकर आते हैं, फिर उससे एक पूरी लाइन की तरफ लेकर आते हैं और इसी तरह फिर एक छोटे छोटे पैराग्राफ्स की तरफ लेकर चलते हैं और उसके बाद वो एक स्टोरी पढ़ने के और उसको समझने के काबिल होता है। इसी तरह से जब इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का करवाया जा रहा होता है तो वो ज़रूरी होता है कि आप उसको अच्छे तरीके से समझें, अंडरस्टैंड करें। लेकिन अगर आप उसको तवज्जो के साथ नहीं समझते तो फिर ऐसे ही होता है जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हुआ है कि एक ही बात मुसलसल बोली जा रही है। क्लास इंट्रोडक्शन में जो जनरल रूल्स हैं उनके मुताबिक जो करवाया है उसके मुताबिक ये चेंजेस होंगी, फलां जगह पर फलां फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अब वो इंट्रोडक्शन ही नहीं किया हुआ तो बेटा समझ के आएगी आगे। इसीलिए जो इंट्रोडक्टरी 2-3 लेक्चर्स थे वो मैं दोबारा से स्टार्ट करवा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने बाकी रूल्स किए हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स नहीं लिए, उनके लिए भी आसानी हो जाए, और जिन्होंने लिए भी हैं तो उनकी भी रिवीजन हो जाए। अगर उनको भी कुछ मसाइल हैं या कुछ चीज़ें मुश्किल लग रही हैं कि उन्हें चेंज कैसे करना है, तो वो भी इसके बाद जो है उनकी डिफ़िकल्टीज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर पहले लिख दूँ समझाने के लिए स्टूडेंट्स को, उनकी आसानी के लिए। क्लास मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 जुमले लिखे हैं। ये 2 जुमले हैं क्या? सबसे पहली बात हमने ये सीखनी है कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। ये जो ऊपर जुमला, पहला जुमला लिखा हुआ है, इस जुमले में इन्वर्टेड कोमास की शक्ल में भी कुछ लिखा गया है। ये जो मैंने पहला जुमला, पहला सेंटेंस यहाँ लिखा है वो इन्वर्टेड कोमास की शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास की शक्ल में जो जुमला लिखा गया होगा, इस जुमले को बेटा हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसको सॉल्व करके जब लिखा गया है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास इसमें नहीं है, ठीक, इन्वर्टेड कॉमास के बगैर इसको सॉल्व करके जो जो चीज़ें एप्लीकेबल होनी थी वो सब कुछ करके इसको जब हमने लिखा है तो ये बन गई है इसकी इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास की फॉर्म में जो चीज़ लिखी गई होती है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, और उसको सॉल्व करने के बाद जो दूसरी फॉर्म लिखी जाती है उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में भी दो चीज़ें होती हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है, जो ये इन्वर्टेड कॉमास के पहले का हिस्सा है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास से पहले का जो हिस्सा है बेटा, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का हिस्सा है, ये देखें, इन्वर्टेड कॉमास से पहले के हिस्से को कहा जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से को कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। अब जब हम आगे इसकी टाइप्स वगैरह, जैसे जैसे जब आप टाइप्स वगैरह इनकी आपको पता चलेंगी और उनके सॉल्यूशंस जैसा कि तमाम अभी तक हम कर चुके हैं, उनमें टर्म ये इस्तेमाल की जाती है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली चेंज किया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को। इट्स मीन क्लियर्स दैट कि रिपोर्टिंग से मुराद जो है वो इन्वर्टेड कॉमा से पहला हिस्सा ली जा रही है और रिपोर्टेड से मुराद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जुमला लिया जा रहा है, ठीक है। ये सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम है जो आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। डायरेक्ट नरेशन कौन सी होती है और इनडायरेक्ट नरेशन कौन सी होती है, सिर्फ तवज्जो ना करने की वजह से बच्चों को सारे के सारे रूल्स कर लेने के बावजूद भी ये चीज़ें पता नहीं होती कि रिपोर्टेड किसे कहते हैं और रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। जबकि ये पहला स्टेप है इसको करने का कि आपको पहले पता तो होना चाहिए कि नरेशन कौन सी फॉर्म क्या कहलाती है और कौन सी फॉर्म क्या नहीं कहलाती। इसी तरह इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहला काम है, वो कुछ जनरल रूल्स हैं। वो जनरल रूल्स क्या होते हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे। इन रूल्स के मुताबिक जो रूल नंबर सबसे पहले 1 है, तरतीब में यहाँ लिख रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा गौर से। सबसे पहले जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। सबसे पहला चेंज। सेकंड वन चेंज के मुताबिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस will become past continuous, after that the third one changes present perfect will become past perfect, ठीक है। उसके बाद मैं आगे लिख देता हूं फोर्थ वन चेंजेस
पास्ट इंडेफिनिट will become past perfect उसके बाद फिफ्थ वन चेंज इज will shall will or shall will become would and should. The next one changes is, are, am, will become was, were, and the next one changes has and have will become had. After that, the next one changes was and were will become had been. क्लास मैंने यहाँ पर वो तमाम चेंजेस लिख दी हैं टेंसेस के एतबार से जो हमारे जुमलों में टिल लास्ट होनी है, ठीक है। अब एक बात बार बार बोली जाती थी कि जनरल रूल्स के मुताबिक इसमें ये चीज़ चेंज करेंगे, जनरल रूल्स के मुताबिक इज़ आर एम को क्या बनाएंगे, वॉज वर को क्या बनाएंगे, हैज़ हैव को क्या बनाएंगे, विल शैल को किस में कन्वर्ट करेंगे, किसके साथ रिप्लेस करेंगे। वो जो जनरल रूल्स हैं ना वो सारे ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले जो है जब अभी तक हम लोगों ने जो सीख लिया है वो ये है कि जो इन्वर्टेड कोमास वाली फॉर्म है इस फॉर्म को कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन। इसको सॉल्व करके इन्वर्टेड कोमास ख़त्म करके जब लिखा जाता है तो वो नरेशन होती है इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमास से पहले चीज़ लिखी होती है उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो चीज़ लिखी होती है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कुछ जनरल रूल्स हैं जिनके मुताबिक हम टेंस की जो सेंस है उसको चेंज करते हैं। रूल नंबर 1 इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मूला के मुताबिक चेंज होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बिकम पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद रूल नंबर 2 के मुताबिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस बना देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बना देते हैं। और उसके बाद रूल नंबर 4 के मुताबिक पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बना देते हैं, यानी अगर पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला के मुताबिक जो है जुमला बना हुआ है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूला के साथ रिप्लेस कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर विल या शैल लिखा आए तो विल को चेंज कर देंगे वुड में और शैल को चेंज कर देंगे शुड में। दोबारा सुन लीजिए, अगर जुमले में विल लिखा होगा तो उसको वुड बना देंगे, अगर शैल लिखा होगा तो उसे शुड में चेंज कर देंगे। उसके बाद इज, आर या एम को हम चेंज करेंगे वॉज और वर में, ठीक है। इज, आर, एम को वॉज वर के मुताबिक चेंज किया जाएगा और हैज़ और हैव को हम हैड बना देंगे। चाहे हैज़ लिखा हो या हैव लिखा हो जुमले में तो उसे हम हैड बना देते हैं। उसके बाद अगर वॉज या वर लिखा हुआ है तो ऐसी सूरत में वॉज और वर को हैड बीन बना दिया जाता है। ये 8 रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इनको अच्छे तरीके से रिमाइंड करें, बार बार इनको जहन में रखें। ये मैंने जैसा कि आगाज़ी में आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बेटा ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपको ये ना आई तो आप ये भूल जाएं कि आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का आना ज़रूरी है क्योंकि इनका इस्तेमाल भी आखिरी फार्मूला के आखिरी जो सेंटेंस है वहाँ तक होना है। अगर इनमें से कुछ आपको आती हैं कुछ नहीं आती तो फिर भी आप पूरे 5 नंबर नहीं ले पाएंगे। ये बात अपने जहन में रखें।
इसीलिए ये बेसिक्स हैं, इनका आना ज़रूरी है। ये आएंगी तो बात आगे चलेगी, अगर ये नहीं आएंगी तो आगे भी कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद देखें, ये तो पता लग गया जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस बनाना है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि उसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता भी होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट में तो तभी चेंज कर पाएंगे जब पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला पता होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस है या नहीं, ये उसी वक्त पता चलेगा जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होगी, और उसको पास्ट कंटिन्यूस उसी सूरत में आप बना पाएंगे जब आप पास्ट कंटिन्यूस के फॉर्मूला से वाकिफ होंगे। तो इन चेंजेस को एप्लीकेबल करने के लिए आपको पहले इनके फॉर्मूलाज आना ज़रूरी हैं, जो कि सारे के सारे आप पहले 9th में कर चुके हैं। वो सारे के सारे फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से रिमाइंड करें, उन फॉर्मूलाज को याद करें, उसके बाद ये चेंजेस आपको समझ में आएंगी। फॉर्मूलाज नहीं आते होंगे तो ये चेंजेस भी आप नहीं कर सकते। बस फॉर्मूलाज के बगैर इज आर एम वॉज वर, और हर जुमले में इज आर एम वॉज वर इस्तेमाल नहीं होता, उसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें भी हैं जो शामिल होती हैं जुमलों में। लकीली अगर आप खाली इस तरह इज आर एम पे सीधी सीधी चीज़ पर रहेंगे कि बस इज आर एम हैज़ हैव याद कर लेते हैं, अब ये फॉर्मूलाज तो याद नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में बेटा वो इज आर एम वाला अगर एक जुमला आया या बिलफर्ज एक भी ना आया तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए रिस्क ना लें, अच्छे तरीके से तैयार करें, जो भी काम शुरू करते हैं उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल करें। ये जनरल रूल्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ और इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस की जाएंगी। इनको अच्छे तरीके से अपने माइंड में फिट कर लें, बैठा लें, अच्छे तरीके से इस लेक्चर को वर्ड से सुनें, और जो चीज़ अगर नहीं समझ आई इस लेक्चर के हवाले से तो वो आप मुझसे डिस्कशन में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।